So, lastly discussed that that two-phase commit protocol uh, used to give the guarantee about the global atomicity, but the drawback is that it is a kind of a blocking protocol. क्योंकि जब कोऑर्डिनेटर फेल कर जाता है तो जो कोहॉर्ट साइट्स हैं वो उसके रिकवरी तक वेट करते हैं और तब उसके बाद ये डिसाइड कर पाते हैं कि whether to commit or to abort. So, because of this drawback of the two-phase protocol, three-phase protocol has come into the picture because कंडीशन ये हो सकती है अगर दो साइट्स हैं और वो ऑपरेशनल हैं और एक साइट उसमें से डाउन हो गई है तो वो साइट कैसे डिसाइड करेगी कि ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करना है कि कमिट करना है, क्योंकि अगर उसने अबॉर्ट किया तो हो सकता है दूसरी साइट ने कमिट कर रखा हो पहले से, और अगर उसने कमिट किया तो हो सकता है दूसरी वाली साइट ने अबॉर्ट कर रखा हो। तो इसका मतलब है कि साइट्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। सो उसके लिए नॉन ब्लॉकिंग प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट आया, और इस नॉन ब्लॉकिंग प्रोटोकॉल में अगर कोई साइट फेल करती है और जब वो रिकवर होती है तो ये लिबर्टी दी जाती है सारे कोहॉर्ट्स को कि वो आपस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए, ग्लोबल एटॉमिसिटी को मेंटेन करते हुए ये डिसाइड करें कि ट्रांजैक्शन को कमिट करना है या ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करना है। तो जब कोहॉर्ट्स जो हैं वो आपस में ये डिसाइड करते हैं कि आफ्टर द रिकवरी कि व्हाट टू डू, जिससे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और जो कुछ भी डिसीजन हो वो यूनानिमस हो, सो दैट काइंड ऑफ रिकवरी इज नोन एज इंडिपेंडेंट रिकवरी। और उसी के लिए जो थ्री फेज प्रोटोकॉल आया उसमें एक और स्टेट इंट्रोड्यूस की गई, दैट वाज द P1 स्टेट। सो कैसे ये थ्री फेज प्रोटोकॉल जो है वो जो टू फेज प्रोटोकॉल की ब्लॉकिंग है उसको कैसे रिमूव कर रहा है या कैसे उसको रिड्यूस कर रहा है, इसको जानने के लिए हमको कंकरेंसी सेट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंकरेंसी सेट में जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो सिंक्रोनस प्रोटोकॉल होता है उसमें जो स्टेट के चेंजेस होते हैं डिफरेंट साइट्स पे, वो एक से दूसरे साइट पे केवल एक स्टेट का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम टू फेज कमिट प्रोटोकॉल की बात करें तो जब Q1 स्टेट था कोऑर्डिनेटर का और जब इसने मैसेज भेजा कमिट रिक्वेस्ट मैसेज तो इट बिकम्स ये W1 स्टेट में आ गया, और जब W1 स्टेट से अगर उसको सारे अबॉर्ट मैसेज मिल रहे हैं तो वो अबॉर्ट स्टेट में चला गया, और अगर सारे कमिट मैसेज मिल रहे हैं तो ये कमिट स्टेट में चला गया। इसी तरीके से जो कोहॉर्ट साइट है वो इनिशियली Q स्टेट में है, अगर यहाँ पे I की वैल्यू 2 माने तो Q2 विल गो टू W2 अगर कमिट मैसेज रिसीव हो गया है और एग्रीड मैसेज भेज दिया गया है। लेकिन अगर अबॉर्ट मैसेज आया है कोऑर्डिनेटर की तरफ से तो ये Q स्टेट से अबॉर्ट स्टेट में चला जाएगा, और जब वो W स्टेट में होगा तो अगर कमिट मैसेज रिसीव किया है तो वो कमिट स्टेट में चला जाएगा, और अबॉर्ट मैसेज रिसीव किया है तो वो अबॉर्ट स्टेट में चला जाएगा। तो जब हम थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इस प्रोटोकॉल में दो चीजें, एक इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो कंसिस्टेंसी सेट बनाया जाए वो इस तरीके का हो कि उस किसी भी स्टेट के कंसिस्टेंसी सेट में अबॉर्ट और कमिट स्टेट दोनों एक साथ ना हो। अगर ये दोनों स्टेट किसी भी स्टेट के साइट के कंसिस्टेंसी स्टेट में होते हैं, किसी भी साइट के किसी भी स्टेट के कंसिस्टेंसी सेट में अगर अबॉर्ट और कमिट दोनों स्टेट्स होते हैं तो उस केस में जब इंडिपेंडेंट रिकवरी करता है कोई साइट तो उसको डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अबॉर्ट स्टेट में जाए कि वो कमिट स्टेट में जाए, और इसीलिए इसमें एक नया स्टेट इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज नोन एज PI स्टेट। और कोऑर्डिनेटर साइट की बात करें तो P1 स्टेट और कोहॉर्ट साइट की बात करें तो PI स्टेट। तो हम लोग अगर इसको फिर से समझने की कोशिश करें थ्री फेज कमिट
का स्टेट मशीन डायग्राम। तो हम पहले कोऑर्डिनेटर साइट की बात करते हैं। कोऑर्डिनेटर पहले स्टेट Q1 में है और कमिट रिक्वेस्ट अगर इसने भेजा हुआ है सारे कोहॉर्ट्स को, तो इट विल चेंज इट स्टेट फ्रॉम Q1 टू W1। अगर सारे कोहॉर्ट्स ने इसको एग्रीड मैसेज भेज दिया है, ऑल हैव एग्रीड, तो ये क्या करेगा, एक प्रिपेयर मैसेज भेजेगा, दैट इज P1, एंड इट विल चेंज इट स्टेट टू P1। लेकिन अगर किसी एक कोहॉर्ट ने या सभी कोहॉर्ट ने अबॉर्ट मैसेज भेजा है, तो इट विल चेंज इट स्टेट फ्रॉम W1 टू A1। बट सारे मैसेज एग्रीड आ गए हैं और इसने प्रिपेयर मैसेज भेजा है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कमिट स्टेट, इट विल मूव टू द P1 स्टेट। और जब P1 स्टेट में सारे एक्नॉलेजमेंट प्रिपेयर मैसेज के रिगार्डिंग आ जाएंगे, देन ओनली इट विल गो टू द कमिट स्टेट। Now let us discuss about the cohort side. Initially it is in the state of, suppose I is equal to 2, so it is in the state of Q2, and अगर इसने commit request message receive कर लिया है तो और agreed message भेज दिया है, so it will change its state to W, which is a temporary state. और अगर abort message receive किया है तो it will go into the abort. जब वो cohort इस state में होगा, W2 के state में होगा और प्रिपेयर मैसेज भेज रहा होगा, वाइल सेंडिंग दिस प्रिपेयर मैसेज उसको रिसीव हो गया, और वाइल सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट मैसेज, इसके पहले ही अगर कोऑर्डिनेटर की तरफ से अबॉर्ट मैसेज आ गया, सो इट विल चेंज इट स्टेट टू अबॉर्ट स्टेट। बट अगर इसने प्रिपेयर मैसेज इसको रिसीव हो गया है और इसने एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज दिया है, सो इट विल गो इनटू द PI स्टेट, दैट इज P2 स्टेट। और जब इसको कमिट मैसेज रिसीव होगा कोऑर्डिनेटर की तरफ से, देन ओनली इट विल गो टू द कमिट स्टेट। सो इस स्टेट को इंट्रोड्यूस करने से सिर्फ ये होगा कि इंडिपेंडेंट जब रिकवरी होती है, जब साइट्स की इंडिपेंडेंट रिकवरी होती है फेल्योर के बाद, तो उस केस में उसको डिसीजन लेने का मौका मिल जाता है। इट विल कॉन्टेक्ट टू द अदर कोहॉर्ट्स आल्सो दैट वेदर टू मूव टू द कमिट स्टेट और टू मूव टू द abort state. And that is why this 3-phase commit protocol is better than the 2-phase commit protocol. लेकिन 3-phase commit protocol को समझने से पहले we have 2 more transition failures, that is failure transitions as well as timeout transition. So these 2 kinds of failure, इसको भी समझना आवश्यक होगा। और failure transition का जो रूल है वो ये है कि जितने भी नॉन फाइनल स्टेट हैं, क्योंकि केवल अबॉर्ट स्टेट और कमिट स्टेट ही फाइनल स्टेट है, बाकी सारे स्टेट जो हैं वो नॉन फाइनल स्टेट हैं। तो रूल कहता है कि फॉर एवरी नॉन फाइनल स्टेट सच एज QI, WI, PI इन द प्रोटोकॉल, अगर उसका कंसिस्टेंसी सेट, इन तीनों स्टेट्स का कंसिस्टेंसी सेट कंटेन्स अ कमिट, अगर इन स्टेट्स के कंसिस्टेंसी सेट में कमिट है, then assign a failure transition from S to commit state। यानी अगर कोई failure transition हो भी रहा है तो भी साइट जो है वो कमिट स्टेट की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अबॉर्ट स्टेट की तरफ मूव करेगा। और इसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा ये है कि जो PI स्टेट है यही एक ऐसी स्टेट है जो कि कमिट स्टेट के कॉन्करेंट है। कमिट स्टेट से पहले ही PI स्टेट, सो इट इज द ओनली स्टेट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कमिटिंग। So PI is the only state with a commit state in its concurrency set, and if a site fails at PI, अगर by the way कोई भी साइट, चाहे कोऑर्डिनेटर साइट चाहे कोहॉर्ट साइट, अगर इस स्टेज पे फेल करता है, then it will commit on the recovery, then it will be sure that it will commit on the recovery, क्योंकि P1 के कंसिस्टेंसी सेट में C1 है, PI के कंसिस्टेंसी सेट में CI है। अगर इस स्टेट में आकर के कोऑर्डिनेटर या कोहॉर्ट ये दोनों अगर फेल होते हैं, तो अपॉन रिकवरी दे विल डेफिनेटली गो टू द कमिट स्टेट। और इसीलिए ये कहा गया है कि फेल्योर ट्रांजिशन के केस में अगर इन नॉन फाइनल स्टेट्स के कंसिस्टेंसी सेट में कमिट है और फेल्योर ट्रांजिशन हो रहा है, तब भी स्टेट जो है वो कमिट स्टेट की तरफ जाएगा। इसी तरीके से अगर टाइम आउट स्टेट है तो उसका रूल क्या है?
फॉर ईच नॉन फाइनल स्टेट ऑफ एस, अगर जितने भी नॉन फाइनल स्टेट हैं और उस साइट के कंसिस्टेंसी सेट में अगर सेट जे हैज ए फेल्योर ट्रांजिशन, अगर उसका फेल्योर ट्रांजिशन हो रहा है कहां से, फ्रॉम एस टू द कमिट और द अबॉर्ट स्टेट, then assign a timeout transition from S to a commit or the abort. कहने का मतलब ये है कि टाइम आउट ट्रांजिशन का रूल ये है कि जितने भी नॉन फाइनल स्टेट हैं किसी भी साइट पे, अगर उस साइट के फेल्योर ट्रांजिशन ये कह रहे हैं कि एस या तो कमिट को जा रहा है या अबॉर्ट को जा रहा है, सो उस केस में जितने भी टाइम आउट ट्रांजिशंस होंगे उस केस में भी एस का स्टेट या तो कमिट को जाएगा या अबॉर्ट हो जाएगा. नाउ लेट अस डिस्कस दिस. इसको ये 3 फेज कमिट है, लेकिन इसमें फेल्योर ट्रांजिशन, टाइम आउट ट्रांजिशन और फेल्योर और टाइम आउट ट्रांजिशन दोनों कंसीडर किया गया है. अगर आप अगर कोऑर्डिनेटर Q1 स्टेट में है और इसको कमिट मैसेज रिसीव हुआ है, इसने कमिट मैसेज सेंड किया है टू ऑल कोहॉर्ट्स, सो इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम Q1 टू W1. अगर सारे कोहॉर्ट से उसको एग्रीड मैसेज मिल गया है तो ये प्रिपेयर मैसेज भेजेगा, सो इट विल गो इनटू द प्रिपेयर स्टेट. लेकिन अगर उसको किसी भी एक कोहॉर्ट से उसको अबॉर्ट मैसेज आया है तो इट विल गो इनटू द अबॉर्ट स्टेट. अगर वो इस स्टेट में है, प्रिपेयर्ड स्टेट में है, और किसी भी कोहॉर्ट, सभी कोहॉर्ट ने उसको अबॉर्ट मैसेज भेजा है तो इट विल गो इनटू द अबॉर्ट स्टेट. लेकिन अगर सारे कोहॉर्ट्स ने इसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज दिया, सो इट विल गो इनटू द कमिट स्टेट. सो अब आप देखिए, नाउ सपोज द कोऑर्डिनेटर इज इन द स्टेट ऑफ Q1 एंड देयर इज अ फेल्योर ऑफ ट्रांजिशन as well as timeout. So if it is in the state of Q1 and if there is failure transition or timeout transition, then automatically this it will change its state to abort. Suppose the coordinator is in the state of wait state, where it is sending the prepare message after receiving all the agreed message. Even though if there is any failure transition, it will go to the abort state. Even though if it is a timeout transition, it will go into the abort state. Now, suppose the coordinator is in the state of P1. अगर ये P1 state में है और time out transition हो रहा है, so it will abort to all. It will send a message abort to the all cohorts. लेकिन अगर ये P1 state में है और इसने सारे cohort से acknowledgement signal मिल गया है and it is sending its commit message और failure transition हो रहा है, तो failure transition का जो rule है वो ये कह रहा है कि अगर ये सारे नॉन फाइनल स्टेट हैं और पीआई की कंसिस्टेंसी सेट में अगर कमिट है और अगर फेल्योर ट्रांजिशन हो रहा है तो भी वो कमिट स्टेट में जाएगा. एस देयर विल बी अ ट्रांजिशन फ्रॉम एस टू द कमिट स्टेट, एंड दैट इज व्हाई इवन दो देयर इज अ फेल्योर ट्रांजिशन, इट इज मूविंग टू द कमिट स्टेट. नाउ लेट अस डिस्कस दीज सेम थिंग्स विद द कोहॉर्ट साइड. Cohort is in the state of QI if it has received commit request message और इसने agreed message भेज दिया है. अगर इसने agreed message भेज दिया, it will change its state to the wait state. और अगर इसने abort, अगर उसको commit request message receive हुआ है और abort message भेजा है, तो ये it will change its state to abort state. अगर ये WI state में है and prepare message इसको receive हो गया है, लेकिन साथ ही साथ अगर कोऑर्डिनेटर ने इसको अबॉर्ट मैसेज भेजा है तो इट विल चेंज इट्स स्टेट टू अबॉर्ट स्टेट. सपोज द प्रिपेयर मैसेज हैज बीन रिसीव्ड एंड इट हैज सेंट द एक्नॉलेजमेंट, सो इट विल गो इनटू द प्रिपेयर स्टेट. When it will be in the prepare state, and if it has received any abort from the coordinator, it will move into its abort state. But now see, whenever, since PI has the consistency set of PI is having W, consistency set of PI is containing CI. So if commit message is received from the coordinator and if there is any failure transition or timeout transition, even though it is going to commit because it is in the consistency set of PI. So just because of the rule which is being incorporated with the failure transition, and the failure transition rule says that if there is a consistency set contains commit or
there is a failure transition, then it will have a transition from S to the commit state. And similarly, rules for the timeout transition is, if there is any timeout transition, then it will go either to the commit or to the abort depending upon the condition. So what is happening in this three-phase protocol, that is phase one, as the phase one says that it is very much identical to the two-phase commit protocol. And what is that two-phase commit protocol? The phase one of the two-phase commit protocol says that the coordinator is sending the commit request message to every cohort, requesting the cohorts to commit, and it will wait for the replies from all the cohort. And from at the cohort side, what will happen in the phase one, that once the cohort is going to receive this commit request message, a cohort and if the transaction which is executing at cohort is successful, it will it will send its agreed message to the coordinator. And if it is not so, then it will send the abort message to the coordinator. So here the coordinator will be in the state of W1, and each cohort will be either in the state of A or W or Q. Now you can see by this diagram, whenever it has sent a commit request message, it will be in the state of Q1, and whenever it is receiving the request message, commit request message, it will be either in the state of QI or WI or AI. It depends that at what state it will be. It depend करेगा कि किस स्टेट में ये है, कैसे, किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि cohort will be either in the state of, depending कि अगर इसने commit request message receive किया है कि नहीं किया है, और अगर cohort fail करता है तो coordinator जो है टाइम आउट ले लेगा, एंड क्योंकि ये वेट कर रहा है agreed message का, कहां से? From the failed cohort. So in that particular case, the coordinator is going to abort the transaction and sends the abort message to the. So it will depend that if the coordinator is in the state of W1, whether the cohort will be in the state of A, it will be in the state of A if either it has sent an abort message, or it will be in the state of W by sending the acknowledgement message, prepare message, agreed message, and it will be in the state of Q. It will be in the state of Q because it has not received the commit request. So depending upon the condition, if the coordinator is in the state of W1, the cohorts will be in the state of A or W or Q. Now what happens in the second phase? In the second phase, the coordinator is sending a prepare message to all the cohorts. And this will, the coordinator will send this prepare message to all the cohorts depending upon the condition that all the cohorts have sent the agreed message in the phase one to the coordinator. Otherwise क्या होगा? It will send an abort message, क्योंकि अगर सबसे उसको agreed message नहीं आया है, so the coordinator will abort the transaction, and it will send an abort message to all of them. But अगर सबसे agreed message आ गया है और prepare message receive हो गया है, तो cohort क्या करेगा? Then cohort will send an acknowledgement message to the coordinator. अब जब coordinator को acknowledgement message भेजेगा तो possibility है कि coordinator fail कर जाए. So if the coordinator is going to fail before sending a prepare message, it will abort its transaction on the recovery. क्योंकि जब उसने prepare message नहीं भेजा है, इसका मतलब है failure transition. और अगर failure transition हो रहा है और it is in the state of W1, so it will be going failure transition हो रहा है. अगर W1 state में अगर failure transition हुआ और इसने ये fail कर गया before sending the prepare message, so it will go to the abort. Similarly,
कोहर्ट्स को टाइम आउट अगर हुआ और उसको ये मैसेज एग्रीड मैसेज जो उसने भेजा था वो उसको कोहर्ट्स के द्वारा वो उसको नहीं मिला, सो कोहर्ट ऑन द टाइमिंग आउट ऑफ द प्रिपेयर्ड मैसेज, जो प्रिपेयर्ड मैसेज कोऑर्डिनेटर ने भेजा था वो कोहर्ट्स तक नहीं पहुंच पाया है. सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, कोहर्ट इज इन द W1 स्टेट और इसको वो मैसेज मिलना था, वो मैसेज इसको नहीं मिल पाया. सो व्हाट इट विल डू, it will abort. So cohorts on the case of timeout on a prepare message जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला and there is a timeout, so in that case it will also abort the transaction. So if everything goes normally then only it will move ahead, otherwise it is going to abort the transaction. So what will happen in the phase 3? In the third phase, and third phase कैसे होगा, जब सारे प्रिपेयर मैसेज का एक्नॉलेजमेंट कोऑर्डिनेटर को रिसीव हो जाएगा. सारे पहले उसने कमिट रिक्वेस्ट भेजा था, उसके अगेंस्ट में कोहर्ट्स ने उसको एग्रीड मैसेज भेजा. जब एग्रीड मैसेज सबसे रिसीव हो गया तो उसने प्रिपेयर मैसेज भेजा कोऑर्डिनेटर ने. जब प्रिपेयर मैसेज सबको रिसीव हो गया उसके अगेंस्ट में सारे कोहर्ट्स ने उसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजा, प्रिपेयर मैसेज का एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजा. सो अगर ऐसा होता है then coordinator sends a commit message to all the cohorts and the coordinator is going to commit on receiving this message. जब भी cohorts को ये commit message receive होगा तो वो commit करेगा, जो भी transaction execute कर रहा है उसको वो execute करेगा. Meaning thereby up to this stage phase 1 is over, phase 2 is over and we are in the phase 3. phase 1 में कोऑर्डिनेटर ने रिक्वेस्ट मैसेज भेजा, उसके अगेंस्ट में उसको एग्रीड मैसेज मिला. सेकंड फेज में उसने प्रिपेयर मैसेज भेजा, उसके अगेंस्ट में उसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिला और तब उसने कमिट मैसेज भेजा सारे कोहॉर्ट्स को. अब क्या हो सकता है इन केस ऑफ फेल्योर? सो वी विल डिस्कस द फेल्योर वन बाय वन, बिकॉज अगर कमिट मैसेज रिसीव हुआ है और कोई भी साइट फेल्योर नहीं है तो वो सारे कोहॉर्ट्स कमिट को एक्सेप्ट करेंगे और अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करेंगे. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द कोऑर्डिनेटर इज गोइंग टू फेल बिफोर सेंडिंग अ कमिट? अगर कोऑर्डिनेटर फेल कर जाता है बिफोर सेंडिंग अ कमिट, अब यहां पे इसको कमिट्स भेजना था लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेटर यहां पे फेल कर जाता है सो इट विल अबॉर्ट द ट्रांजैक्शन. So coordinator, if the coordinator fails before sending the commit, it commits upon the recovery. See, all the cohorts had sent the acknowledgement message and it is sending the commit message. But if it is going to fail, it means there is a failure of the transition. And as per the rule of failure transition, it has to commit on the recovery. So जब ये coordinator इस stage पे fail कर रहा है और फेलियर ट्रांजिशन हो रहा है तो ऑन द रिकवरी इट विल कमिट. सो दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन, द कोऑर्डिनेटर फेल्स बिफोर सेंडिंग द कमिट इवन दो इट कमिट्स अपॉन द रिकवरी. सो व्हाट विल हैपन, सो कोहॉर्ट्स ऑन कमिट मैसेज टाइम आउट कमिट टू द ट्रांजैक्शन. सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अगर यहां पे टाइम आउट हो रहा है और इसको मैसेज नहीं मिला था, टाइम आउट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, तब भी ये कमिट कर रहा है. So cohorts is also going to commit. Now if the cohort is going to fail before sending an acknowledgement, if the cohort is going to fail before sending the acknowledgement yahan pe, so what will happen? So if cohort is going to fail before sending an acknowledgement, the coordinator is timeout and it sends a abort message to all the, so it will send an abort message. So it will change its state to the abort state. And failed cohort aborts the transaction upon the recovery. जब भी ये cohort recover करेगा, so उसको abort ही transaction. So by doing this, we are able to have a consistency among all the cohorts so that they will come into the conclusion and that conclusion is unanimous.
Why? Because we have introduced one more phase, one more state into that. Let me explain that. Now, if the coordinator fails before sending the commit message, so it will be in the state of P1. So it commits the transaction upon the recovery according to the failure transition from the set P1, because P1 is a non-final state, and since it is in this consistency set, so upon recovery it will commit. The cohort's timeout waiting for the commit message, the cohort timeout for the waiting for the commit message, they commit the transaction according to the timeout transition of the state Pi. Now, if a coordinator fails before sending an acknowledgement, if the cohorts is going to fail before sending the acknowledgement message to a prepare message, the coordinator times out at P1. So the coordinator aborts the transaction and sends an abort message to all the cohorts. And whenever it is receiving as a cohort receiving the abort message, it will abort the, since the abort message has been received from the coordinator, so it will change its state to the cohort. So the failed cohorts upon the recovery will abort the transaction according to the failure transition of the WI. Now, there may be a question that it is necessary to include a state, prepare state into the coordinator. Then why it is necessary to introduce one more prepare state at the cohort side? This is very simple to learn that we are getting P1 prepare state in coordinator side also, as well as the cohort side. Suppose that Pi is not present in the cohort side. Suppose it is not present. So under this case, what will happen if the coordinator is in the state of P1 and waiting for the acknowledgement message? Let us suppose that second cohort, suppose it is in the state of W2, it acknowledges and commits the transaction because it is not there. So commit will be here. Now suppose there is another cohort, suppose third cohort, which is in the state of W3, and this W3, now this cohort 3 fails. So what will happen then? Both the coordinator as well as cohort 3 upon the recovery of the as per the failure transition will abort the transaction. So if they are going to abort the transaction and W2 has already committed the transaction, so that is going to cause an inconsistency outcome of the transaction. So just by introducing a prepare state, which is the commit state, which is in the consistency set of Pi, we are going to ensure that no state have abort as well as commit state both in its consistency set, so that either they will be aborting the transaction or they will be committing the transaction. So that is all about the three-phase commit protocol. So let me introduce a new protocol that is called the voting protocol, because we know that commonly what we used to do, replicating of the data at the different site is being done, so that whenever anyone is requirement of any kind of information, if a particular site is going to fail, the other site may be able to supply the information as per the request of the different users. So what happens in the two-phase protocol? Two-phase protocol is, of course, it is a blocking protocol, but it can be employed to update the multiple copies of the data. And now, as far as the non-blocking protocol is concerned, which we have just studied, it is able to tolerate the single site failure, but in case of single site failure, it is okay. We are okay with that because it is resilient in that particular case. But if there are multi-site failure, or if there is communication failure, or if there is certain kind of network partition, then in that particular case, the commit protocol will not work correctively,
because if the site will not be reachable, then coordinator is unable to send the message. Or even though if it is sending the message, the message will be repetitively sent from the coordinator to the rest of the cohorts. So, and if it is not able to reach, then of course it has to abort the transaction, and those processes who are in requirement of accessing of the data, they are not able to do it. So, so the foremost requirement that is that the site should continue to operate even though if the site is other sites are going to crash, and there should be at least one partition which should continue to operate so that whenever a system is in requirement of a certain data and if it is available at a certain site, it should be available. So for that particular, we will be using another protocol that is known as voting protocol. So we will discuss it in the next